जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। देश के लिए बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रियासी के पौनी में जारी श्री विष्णु महायज्ञ में पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। आहुतियां देकर बलिदानियों को किया याद। टंकौरा में पिछले दिनों हुई दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह पर लगाए गए नाके और उल्लंघनकर्ताओं के काटे चालान, कई वाहन किए जब्त। हंदवाड़ा में अवैध अखरोट के पेड़ काटने को नाकाम किया गया, तहसीलदार ने जारी की कड़ी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। रियासी के पौनी में पिछले सप्ताह से जारी श्री विष्णु महायज्ञ में देश के लिए बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने और हवन में आहुतियां देने के लिए पहुंचे जम्मू कश्मीर प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि देश में आतंकवाद खात्मे पर है। पड़ोसी देश और देश विरोधी तत्व आए दिन कोई न कोई नापाक हरकत करते रहते हैं, लेकिन हमारे जवान और सुरक्षा बल उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हमारे सभी सुरक्षा बल किसी भी परिस्थिति के साथ निपटने के लिए सक्षम हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के पूरे सहयोग से ही प्रदेश में से आतंकवाद और देश विरोधी तत्वों को खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जहां लोग चैन की सांस ले रहे हैं, केंद्र की तरफ से लोगों को हर सुविधा देने का जो वायदा किया गया था वह पूरी तरह से जारी है। ये बहुत ही कहना चाहूँगा कि जो महाराज यहाँ पे पूज बैठे हुए हैं, ये इनके साथ कब मजाक हुआ, ये 2006 की बात है, जुलाई नहीं ये खत्म हुआ। ये फिर बाकी स्टेटों में भी जगह जगह जाके हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बाकी प्लीज स्टेज पे आए। भगवान आपसे सबने जैसे बोला, अब मैं इतना प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और ये जो धर्मनगरी पावनपुरी पौनी है भगवान, ये छोटा सा स्थान है और पिछले वर्ष आपने आकर के यहाँ पर सबको खूब आशीर्वाद मिला। आप जो घाट के लिए भी आपने जो आदेश दिया, घाट भी बनकर के बिल्कुल तैयार है। जिन्होंने अपने भारत के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए हम लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उनके परिजनों को ला करके यज्ञ में, यज्ञशाला में बैठा के आहुतियाँ देते हैं। और भी बड़े श्रद्धालु हैं जो अपने देश के लिए जो हैं इस तरह से नौजवानों के लिए कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गवर्नर साहब जो हैं आए धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना जो है संदेश वक्तव्य दिया और बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की कृपा से बहुत जल्दी, मुझे लगता है 1 साल के अंदर अंदर वो जो बात हुई है कुछ ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत सारी बातें ये हैं आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। कोई गुप्त रखना नहीं चाहिए। मैं बाबा हूँ, मेरे को नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपसे सबसे बताता हूँ, मैंने एक तो ये बोला है कि सीबीएसई स्कूल बहुत बड़ा यहाँ पर हम कोई कोशिश करें जिसे इंटर कॉलेज बने और जिससे हमारे यहाँ के लोग जो हैं पलायन करते हैं बच्चों की वजह से। जैसे जम्मू में कोई बच्चा या बच्ची पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ जो है 1 या 2 मेंबर होते हैं, एक चूल्हा यहाँ जलता है, एक वहाँ जलता है, किराए पे रहते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी बेचारों की चरमरा जाती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। पावन धरा पौनी के और ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ है। अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं
बलिदान के प्रति शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य की प्रतिनिष्ठा ने न सिर्फ देश के आदर्शों की रक्षा की है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अप्रतिम योगदान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के भी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, समाज में नया आत्मविश्वास हमारे अमर वीरों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। परम पूज्य संत श्री बाला योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्रों का स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। इसको मुझे याद है 1 दिसंबर 2022 को अमरवीर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन में मैं आया था और उस समय एक बात हमने कही थी कि हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठ रही हैं वह जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। भारत के मुकुटमणि कहे जाने वाले इस क्षेत्र के तीव्र और समावेशी विकास का मार्ग भी यही प्रशस्त कर रहा है। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण नीति और नियत में मूलभूत बदलाव रहा है। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके। धर्मनगरी पावन पूरी पौनी में चल रहे अति महाविष्णु यज्ञ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। यहाँ पे आके सबसे पहले उन्होंने यज्ञशाला में जाके शहीदों के नाम पर पूर्णाहुति दी। उसके बाद यहाँ पे अमर जवान शौर्य स्थल पर जाकर शहीदों को नमन किया। उसके बाद यहाँ पे जनता को संबोधित किया। वहीं पे अगर आपको बता दें कि अति महाविष्णु यज्ञ ये पौनी में 11वां चल रहा है और पूरे देश भर में अभी तक 41 अति महाविष्णु यज्ञ हो चुके हैं। उपराज्यपाल ने कहा है कि यहाँ की जो धर्म नगरी है इसको विकास की तरफ हम राह करेंगे और यहाँ पे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। टंकुरा दुर्घटना के बाद 2 पहिया वाहनों सहित सैकड़ों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और यातायात उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर में पिछले 9 दिनों में 3000 से अधिक वाहनों को जब्त किया है। दुर्घटना के बाद श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों द्वारा तेज और लापरवाही से वाहन चलाने सहित यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन बनाई है, जिसमें लोग यातायात उल्लंघन की तस्वीरें और वीडियो साझा लगातार कर रहे हैं। एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर बेग ने बताया कि आने वाले समय में इसी तरह के नाके लगाए जाएंगे और उल्लंघनकर्ताओं के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
हमने जो पर्टिकुलरली माइनर्स पे एक स्पेसिफिक ड्राइव जो चली है, उसके बाद मैंने बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट फोकस जो रहेगा वो ऐसे टू व्हीलर्स हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, और उसके बाद जो पिलन राइडर है, हेलमेट पहनना किसी को पता ही नहीं है कि हमें पहनना भी है, तो हमारा फोकस अब रहा है इस पे। और मैंने बताया भी था कि विल एनफोर्स इट वेरी स्ट्रिक्टली, और साथ में जो सीट बेल्ट आपने पहनना, ये सिर्फ ड्राइवर नहीं पहना है, जो गाड़ी में बाकी ऑक्यूपेंट्स हैं उन्होंने भी पहना है। अभी फोकस इसी पे चल रहा है, तो ये ड्राइव कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक हमें लगेगा कि थोड़ा सा ना कि लोगों ने इसको अपनाया है, क्योंकि ये खुद की सेफ्टी के लिए है, ये मेरे लिए नहीं पहनना है, आपको अपने लिए पहनना है। ये रहेगा कि हम एनफोर्स कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, वी आर रीचिंग आउट टू पीपल कि ये आपकी खुद की सेफ्टी का मामला है, इसमें थोड़ा सा आप हमारा साथ दो, वी कैन मेक योर कम्यूट ईजियर, और जो फेटेलिटीज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसमें कमी लाए। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आई थिंक अगर आप जो खुद देख रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि कुछ इसमें सुधार हुआ या नहीं। आई मीन आई लीव इट टू यू। अवैध वनों की कटाई पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में तहसीलदार जिशान अहमद खान ने आज हंदवाड़ा तहसील के वारीपोर्ट में अवैध रूप से काटे गए एक अखरोट के पेड़ को बरामद कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार खान ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी दस्तावेज के बिना अखरोट के पेड़ को काटने का अधिकार नहीं है, भले ही वह उनकी अपनी संपत्ति हो। उन्होंने पुष्टि की कि विचाराधीन पेड़ राज्य की भूमि पर काटा गया था और उनकी टीम वर्तमान में मामले की जांच कर रही है। देखिए, पिछले एक महीने में हमने कम से कम ये चौथा कारण किस्सा है जब हमने पकड़ा। अभी तक 2 बार हम फाइन कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइम जब हमने पकड़ा तो वो सिर्फ टहनी के लेवल पे थे, पूरा पेड़ नहीं कटा था, तो टहनी के लेवल पे हमने कहीं 2000 कहीं 3000 रुपये उनको फाइन करके वार्निंग कर दी। बट आज सुबह जब हम मौके पे पहुंचे, वो वहाँ से भागे तो काफ़ी मिकदार में लकड़ी जो थी वो कटी हुई मौके पे मिली, जिसको हमने मौका पे ही जब्त कर लिया है और शनाख्त करी जा रही है नंबरदार देख के तरफ से कि कौन थे, क्योंकि ये जो अखरोट का पेड़ था ये घास चराई में खड़ा था। हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसे काटा है। फिलहाल जितनी भी लकड़ी वहाँ पे थी जो कटी हुई थी, आधा पेड़ इनने काटा था, अभी पेड़ वहाँ है, उसको हमने वहाँ हमसाये के सुपुर्द किया हुआ है ताकि फर्दर उसमें कोई ना हो, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सम किया जाएगा और उनके खिलाफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि आजकल लोग सारे आपके आसपास अवेयर हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप दूर कहीं काट रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। हमारे पास हमारे जो लोग हैं वो हर जगह हैं और खबर पहुँच जाती है, तो अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि इसमें इसका जो फाइन है वो 1 लाख रुपए तक है, और उसके बाद अगर फाइन नहीं हो तो पर्चा भी इसमें हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जुर्म हो। इसमें जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा, और जो लकड़ी जब्त हुई है इसको कानूनी तौर पे इसके बाद कुछ दिन के बाद नीलामी के लिए भी दिया जाएगा। बिकॉज वॉलनट ट्री स्पेशल ट्री के एक्ट के तहत जो भी वॉलनट ट्री है इसको हमने उन लोगों को देना है जिनकी रजिस्टर्ड वुड कार्विंग इंडस्ट्रीज है, ताकि वो इस वॉलनट को वुड कार्विंग और इस जो ये शोभा है और इस यहाँ का जो आर्ट है उसको आगे ले जाए। देखिए, इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। अगर तो कोई टहनी किसी की छत पे आ गई है या कोई जानलेवा टहनी बनी है जिसको मौके पे जाके लग सकता है कि वो एक टहनी है, तो उस टहनी को काटने की इजाज़त हम BNS के तहत दे सकते हैं। मगर अगर पूरा पेड़ काटना है और अगर वो सूख गया है तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री और हम मिलकर रिपोर्ट देते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के होते हुए डिविजनल कमिश्नर के पास जाती है, और उसको काटने का परमिशन सिर्फ डिविजनल कमिश्नर देता है और वो कोई नहीं दे सकता। तो ग्रीन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसमें कोई अगर एक्सटिंक्ट मतलब कोई एक्सीजेंसी होगी, कोई नेशनल प्रोजेक्ट होगा, कोई रोड बन रहा होगा, उसमें भी उसके अगेंस्ट फिर कई पेड़ लगाए जाते हैं और फिर उसको काटा जाता है। MLA बीजबिहारा शेखुफारा डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी ने अचानक उपजिला अस्पताल बीजबिहारा का दौरा किया और वहां की स्थिति की समीक्षा की, जहां उन्होंने जनता को शारीरिक रूप से वंचित लोगों के लिए ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट और सिंथन बीजबिहारा ह्यूमैनिटी के सहयोग से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया। कल्याण विधायक के हाथों हेयरिंग मशीन व अन्य सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता जावेद हुसैन टॉप के अलावा समाज कल्याण अधिकारी भी मौजूद रहे।
And Irfan has passed class 10th examination from this institute. So the bush is चाचा पास पाम कर चाचा ना बोलो पक्किम आप हवाले से हॉस्पिटल का ज़रूरी एक सरप्राइज विजिट था। कुछ मुझे शिकायतें मौसूल हो रही थी उसके बारे में, वहाँ की जो एमिनिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनको देखा और अल्लाह का करम था कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था और वहाँ जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है उनको हमें सुधारने की ज़रूरत है और इसको लोगों के लिए और ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में मेरे ये दौरे होते रहेंगे, हॉस्पिटल्स का, बाकी इंस्टीट्यूशंस का, लोगों के लिए विज़िट होता रहेगा। और इसके अलावा ये हमारे जावेद डॉक्टर साहब है, यहाँ पे आप जानते होंगे पद्मश्री अवार्डी है जी जी, ये यहाँ पे हमारे समाज के उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जिनकी तरफ हमारा तवज्जो नहीं होता है, जिनको आप फिज़िकली चैलेंज्ड कहते हैं या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा अपना एक ज़ेबा आपा अपनी वालदा के नाम पे एक इंस्टीट्यूट खोला है और कई सालों से यहाँ पे काम करते हैं। आज इनका फंक्शन था यहाँ पे, मैं वक्तन फ़ौक्तन हमारा सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो भी इनके साथ ताउन किया हुआ है और हमें भी जिस वक्त ये बुलाते हैं, जिस जगह पे ये खड़े होने के लिए कहते हैं, हम होते हैं और इंशाल्लाह ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये पूरी फैमिली, आदिल साहब ही नहीं बाकी लोग भी, घर पूरा इन्वॉल्व है इस नेक काम में और इसका अजर अजीम इनको अल्लाह ताला देगा और देता रहेगा। और लोग ठीक है, देखेंगे जो हमारा रिव्यू होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, उसमें उनसे बात करेंगे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से भी बात करेंगे, जहाँ जहाँ तैनात करने की ज़रूरत होगी वो करवा देंगे। सर ट्रांसफ़र पॉलिसी तो होगी पिछली सरकार की, लेकिन मैंने यही कहा ना कि बिजनेस एंड रूल्स का जो इशू इस वक्त है तो शायद उसकी नज़रिए हो गए ये सब। फैसलाबाद निचली पंचायत बी में एक ग्राम सभा बैठक आयोजित नरेगा के तहत की गई, जिसमें इस क्षेत्र में हजारों लोग इस बैठक में शामिल हुए, जहां पर लोगों ने क्षेत्र के विकास पर कई बातें सभापति के समक्ष रखी और उन्होंने लोगों को जल्द ही उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। ऐसा नहीं होता ना, ग्राम सभा रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन 7 लाख के जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। पंचायत मेरा एक बैठ ये बात बताना ये प्राइवेटाइज प्लान है, शेल्फ प्लान नहीं बनेगा। आपको मैं कंडीशन आप कंडीशनें बता दो इनको प्लान की क्या क्या है। प्लान देखो ना, तो आप शेल्फ बनाते हो, पिछले साल शेल्फ बना वो अप्रूव है, उसके बाद ये प्राइवेटाइज प्लान है कि ये काम प्रायोरिटी में करना है, इस बार वो करना है, शेल्फ प्लान नहीं है। बाकी प्रायोरिटी सबको मिलेगी, जो भी आप खोएंगे यहाँ पर सबको प्रायोरिटी मिलेगी, बट ये है कि ये शेल्फ ऑफ प्लान नहीं है। पंचायत फजलाबाद लाहौर बी, जैसा कि आज साल 2025-26 का एमजी नरेगा का प्लान जो बना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लोगों की कसीर जो तादाद थी लोगों की, तो लोगों ने अपने अपने काम जो है बड़े अच्छे ढंग से लिखवाए। हमारी पंचायत के 7 वार्ड हैं, तो 7 वार्डों के तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की और हर वार्ड के
अपने अपने काम जो है वो अपने इन्होंने दर्ज करवाए। और मुझे लगता है कि हमारी पंचायत जो फजलाबाद और भी है, इससे पहले भी हमारा जो भी प्लानिंग जो होती रही तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्लानिंग हुई और हमारी पंचायत की जो है वो डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। इससे तो आज जो है जो प्लान बना हमारी पंचायत का वो एक बहुत अच्छे ढंग से और डिसिप्लिन के साथ, मतलब हम फजलाबाद लोअर बी पंचायत यहाँ पे आज ग्राम सभा MG निरगा के तहत बुलाई गई थी। यहाँ पे काफी तादाद में लोगों ने शमूलियत की है। इसमें लोगों की ये बड़ी डिमांड रही है कि 2021-22 की मटीरियल पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। जितने भी पिछले साल के काम किए हैं लोगों ने, गरीब गुरबा लोग हैं, रोजगार दिया जाता है, रोजगार लिया नहीं जाता। यहाँ गरीब गुरबे लोग हैं जिन्होंने काम किया, मटीरियल लेके लगाया, घर से पैसे लगाए, अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे वो भी मुद्दा उठाया गया है। बाकी जो जो काम रखे गए हैं लोगों के, इनके प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ एग्रीकल्चर के लोग भी यहाँ पे आए। यहाँ पे इरिगेशन का बड़ा बुरा हाल है। इरिगेशन के 3 साल पिछले जो गुजरे हैं, लोग यहाँ पे हर साल ग्राम सभा में ये मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ की इरिगेशन की कूल जो है ठीक की जाए, लेकिन ना तो उसमें कैपेक्स से पैसा आ रहा है, ना डिस्ट्रिक्ट प्लान से आ रहा है। पिछली बार एक थोड़ा सा काम किया है जो MG निरगा के तहत यहाँ पे लोगों ने खुद काम किए हैं, इसमें इरिगेशन के तहत रखे हैं। लेकिन ये है कि ये शाही गुंडी कूल है, तो सबसे बड़ी सुनकोट की पूंछ के अंदर 2 सबसे बड़े एरिए हैं जिसमें फजलाबाद शाही गुंडी कूल भी आती है, जिसमें बहुत यहाँ पे आबी जमीनें हैं जो बैठी हुई हैं। नगर परिषद बारामूला के पूर्व अध्यक्ष बशारत हुसैन नजर ने बांडीपुरा में जल निकास व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उल्लेख किया कि जल निकासी व्यवस्था के लिए आवंटित धनराशि समाप्त हो गई है, जो शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कार पार्किंग, एक बूचड़खाना, बच्चों का पार्क और एक विवाह हॉल सहित कई परियोजनाएं शुरू की जो पूरी होने वाली हैं। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी परियोजना बांडीपुरा शहर के निवासियों के लिए सपना बनी हुई है। पूर्व अध्यक्ष ने अधिकारियों से इस चिंता पर समाधान करने और जल निकासी परियोजना शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने विशेष रूप से सरकार और विधायक बांडीपुरा से इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया है। और जहाँ तक मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्टों का ताल्लुक है, मैंने अपने टेन्यूअर में 20 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट बांडीपुरा के लिए लाए हैं, जिसमें कहीं बड़े प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंच गए हैं और कहीं प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें खासकर हमारा टाउन ड्रेनेज प्लान है जो 4 करोड़ 65 लाख रुपए का है। और इसमें बदकिस्मती से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर हमारा R&B डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ अड़चनें उठाई हैं, मुख्तलिफ क्वेरीज उठाई हैं, और जिसकी वजह से ये जो 4 करोड़ 65 लाख रुपए का ये टाउन प्लान प्रोजेक्ट है, जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट है, वो लैप्स हो गया है। ये एक अलमिया है, क्योंकि हमारे टेन्यूअर खत्म होने के बाद इस पर कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। और साथ ही मैंने बांडीपुरा के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जो हमारा बांडीपुरा का कूड़ा करकट है उसको साइंटिफिकली तौर पर डिस्पोज करने के लिए 6 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट मैंने मुरतब किया है। क्योंकि जालवान में हमारी 30 कनाल अराजी है, और इस 30 कनाल अराजी पर जो हमारा बांडीपुरा का कूड़ा करकट है, जो पर डे 2 मीट्रिक टन रोजाना निकलता है, और इसको डिस्पोज करने के लिए हमारे पास जगह भी है, मगर हमने जो DPR बनाया है, इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अभी तक इसकी NOC नहीं दी है, और NOC न होने की वजह से अभी वो कागजों की फाइलों में अभी महदूद है। और खदशा यह लग रहा है कि रवां साल ख़त्म होने के बाद ही ये पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। और हम यहाँ के सरकार से
जो आवामी सरकार है उनसे भी मुखातिब हैं और यहाँ के जो मुकामी MLA है उससे भी गुजारिश करते हैं कि बांडीपोरा का जो बड़ा प्रोजेक्ट मैंने मुरतब किया है उनकी जो असर नव जो उनकी जो हमारी जो NOC है NOC के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखें। और साथ ही हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैरिज हॉल है वो मैरिज हॉल 80% कंप्लीट हुआ है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसमें हमारा स्लॉटर हाउस भी है वो कंप्लीट हुआ है और हमारा जो चिल्ड्रन पार्क भी पाए तकमील को पहुंच गया है। और अभी तक तो हमारा जो नया बस अड्डा है, नया बस अड्डे में जो हमारा मल्टी जो कॉम्प्लेक्स है वो इस पर काम चल रहा है और शायद रवां साल के आखिर में वो ख़त्म हो जाएगा। और कार पार्किंग के हवाले से जो यहाँ के आवाम का एक दीरीना ख्वाब था और इस ख्वाब को शर्मदे ताबीर करने के लिए मैंने अपने टेन्योर में ज़्यादा फोकस कार पार्किंग पर ही दिया है जो 5 करोड़ रुपये का है और इस पर काम जारी है। और मुझे लग रहा है कि जो टाइम उसको 18 महीने दिया गया है इस 18 महीने से पहले ही वो काम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। उप जिले में ADC की अनुपलब्धता के कारण हंदवाड़ा के निवासियों और विभिन्न सरकारी विभागों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ADC को हंदवाड़ा से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश 3 सप्ताह पहले दिया था, लेकिन ये पद अभी तक नहीं भरा गया है, जिससे यह क्षेत्र प्रशासनिक स्तर पर नेतृत्व विहीन हो गया है। स्थानीय निवासियों ने आवश्यक सेवाओं में व्यवधान और दिन प्रतिदिन के शासन में समन्वय की कमी का हवाला देते हुए देरी पर बढ़ती चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कई सरकारी विभाग ऐसे हैं जो ADC के मार्गदर्शन में काम करते हैं, वे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है, तकरीबन पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की चेयर जो है वो खाली पड़ी हुई है। हमने बार बार आला हुकाम तक ये बात पहुँचाई मीडिया के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जब लोग आते हैं उनको कोई मसला होता है, कोई भी मुश्किलात होती हैं, वो ADC साहब के पास जाते, मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे ADC साहब की कुर्सी जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो इस हवाले से हम LG इंतज़ामिया से ख़ास करके मनोज सिन्हा जी से और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, मोदवाना गुजारिश रहेगी कि हंदवाड़ा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट है, एक बहुत बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे लोगों को मुश्किलात ना हो, यहाँ पे जल्द अज जल्द ADC साहब की तैनाती की जाए ताकि लोग परेशान ना हो। जनाब, आप लोगों की चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करेंगे, जो हमारे यहाँ हंदवाड़ा में वर्ती एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी खाली पड़ी है, किसी न किसी को तैनात किया जाए ताकि लोगों को यहाँ सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि लोगों के रुके पड़े मसले हैं वो बेचारे यहाँ आके वापस चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक तहसीलदार साहब है इस वक्त जो पूरे डिवीज़न को संभाल रहे हैं, उनको अपना काम भी देखना पड़ता है और दाएँ बाएँ जितने भी यहाँ उनके जो जुरिडिक्शंस एरियाज हैं उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी, बिल खुसूस हम गुजारिश करेंगे अपनी ऑनरेबल LG साहब से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि उनसे गुजारिश रहेगी कि किसी न किसी को यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि लोगों को जो सफ़र यहाँ करना पड़ा वो ना करना पड़े। श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार की सभा में बोलते हुए मीरवाइज कश्मीर और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संभल में 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पुलिस की गोलाबारी में 5 मुस्लिम युवक मारे गए थे। सर्वेक्षण का आदेश न्यायालय ने दिया था। भेदभावपूर्ण पुलिस कार्रवाई में इन युवकों की हत्या बहुत ही दुखद और निंदनीय बताई है। राजस्थान के अजमेर की एक अन्य अदालत ने राज्य के प्रतिष्ठित सूफी संत हजरत मोहिउद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण का भी आदेश दिया। मीरवाइज ने जामा मस्जिद में अपने भाषण में मीडिया कवरेज को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की और मस्जिद में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। उन्होंने प्रेस पर संबंधित आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि मीडिया के लिए सार्वजनिक हित और चिंता के मामलों पर स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो पुरानी है उसकी जब कोर्ट ने सर्वे की का हुक्म दिया तो मुसलमानों ने बरमला एहतजाज किया, उन पर गोलियां चला दी गईं और 5 मुसलमान शहीद कर दिए गए। अभी ये जख्म ताजा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी
दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है, तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञान बापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये सारे वाकयात हमारे सामने आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रमुख राजनीतिक नेताओं और पार्टी के सदस्यों और स्थानीय निवासियों को एक साथ लाने के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाकों में एक महत्वपूर्ण सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता इंजीनियर एजाज हुसैन ने की। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। तो एजाज सबस कम लुक मान जान जरूरी योतान अकिस मान जान पता यम सात एजाज सबस आव इस्लामाबाद चाहे बांडीपुरा नौजवान कि पूरे देश भर में आजकल मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, उसी तरीके से हमने लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्टी ने भी रिव्यू लिया था और हमें भी इंस्ट्रक्शंस है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करें। हमने आज एक्टिव वर्कर्स जो हमारी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में है उनकी मीटिंग बुलाई है, उनसे रिव्यू ले लेंगे कि उनने जो हमारी मेंबरशिप लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ तक पहुँची है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 10,000 के करीब लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग नए मेंबर्स को जोड़ेंगे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, लोगों ने उनको इलेक्ट करके लाया है और लोगों को एक्सपेक्टेशन है उनसे, जो उनका मैनिफेस्टो है वो उनको करना चाहिए। और लोगों की जो परेशानी है मुझे लगता है दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर आप पावर की आज आउटरीच देखोगे, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आजकल पावर की शॉर्टेज है। मुझे लगता है बहुत सारे इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें भरोसा है जो इलेक्टेड सरकार है वो लोगों के हित में काम करेगी। देखिए, जो भी पूरे देश में जो आप संभल की घटना बोल रहे हो, वहाँ पे अगर वायलेंस, मैं मानता हूँ पीसफुल तरीके से ही सारी चीज़ों का हल निकाल सकता है। और दूसरा, अगर कोर्ट में कोई केस जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल कोई डिसीजन आया है। कोर्ट में हर किसी को आके जाने के लिए, और मुझे लगता है जो हमारे खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।